नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल स्वामी सर मौजूद है हमारे साथ। सर बहुत स्वागत। सर, इस समय एक बड़ी खबर ये है, एक तरफ उत्तराखंड जो है बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है। अभी मोदी जी गए थे, सबने देखा। दूसरी तरफ वहां जो कुछ है वो सब कुछ लाला रामदेव को देने की तैयारी हो रही है। बाल कृष्ण के सहारे बहुत बड़ा एक खेल उजागर हुआ है सामने। अब इसको क्या माना जाए? क्या ये व्यापार का हिस्सा है, सरकार का हिस्सा है, सरकार के लिए जरूरी है, मोदी जी के लिए जरूरी है, धामी के लिए जरूरी है? इसको क्या माना जाए? पूरा पर्यटन शिफ्ट कर दीजिए, लाला रामदेव को दे दीजिए। तो सरकार ही क्यों नहीं सौंप देते हैं भाजपा वाले लाला रामदेव को, अगर इतनी मोहब्बत है उनसे तो? देखिए, एक चीज का सरकारी विभाग में जय संविधान, पहले सॉरी जय संविधान। देखिए, हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ी ऑक्शन के अंदर जो ये टेंडरिंग होती है, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी समस्या होती है मूल ये होती है कि जिस व्यक्ति को टेंडर लेना होता है वो क्या करता है, अपनी दो फर्जी कंपनियों के नाम से टेंडर अप्लाई करा देता है और अपने नाम से भी करा देता है और बाहर वालों को घुसने नहीं देता उसके अंदर। फिर सरकारी मिलीभगत होती है, उसको तीन में से जिस कंपनी में मिलता है ठेका उसी को मिलता है। यही उत्तराखंड के अंदर हुआ है। अच्छा, ये बात बिल्कुल पक्की है कि आज के तारीख में आप देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर पावर प्रोजेक्ट मिल गया मोदी जी के परम मित्र को, और जबकि ये मोदी जी जानते हैं, ये देश जानता है कि जिस प्रकार से उनके परम मित्र को अमेरिका ने घेराबंदी कर रखी है, उन्होंने खुलेआम, अमेरिका ने स्टेटमेंट दे दिया कि ट्रेड वॉर का मामला जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये अडानी जी के मामले को हम स्टिल रखेंगे। इसका मतलब उन्होंने जोड़ दिया उसको आपस में कि बेटा ट्रेड डील कर लो, जैसे तुमने 11% कॉटन पे टैक्स घटाया है वैसे ही हमारे प्रोडक्ट्स पे टैक्स घटा दो, अमेरिका से भेजी जाने वाली चीजों को सस्ता कर दो, जिससे भारत के अंदर खपत हमारी बढ़ जाए, हमारा इंडस्ट्री और हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाए। और नहीं तो एक जैसे तलवार लटका देते हैं, तो उस प्रकार से अमेरिका ने लटका दी है। वही स्वामी रामदेव का हाल है। आप गोदी मीडिया को देखिए भाई, गोदी मीडिया में कौन लोग आते हैं नॉर्मली? स्वामी रामदेव हर जगह पहुंच जाते हैं। अच्छा, उसके अंदर भी क्योंकि पूरा का पूरा जो है वो संचालित हिसाब किताब है। अब बताइए, आप खुद सोचिए, कोविड के अंदर देश के चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जो उन्होंने कोविड की दवा बनाई थी उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे, और स्वामी रामदेव की इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई थी कि एलोपैथिक दवाओं को गालियां दे रहे थे। और जब खुद बीमार पड़ते हैं या उनके मित्र कहें या क्या कहें, आई डोंट नो, जब मित्र बीमार पड़ते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जाके भर्ती हो जाते हैं और अपना वो सिरिंज लगा के पानी वानी चढ़ाने लगते हैं और उल्टंग हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर आयुर्वेद के अंदर, मैम ठीक है भाई, आयुर्वेदिक दवा सब लेते हैं, हम भी लेते हैं, हम भी बताया जाता है खांसी हो जाए तो अदरक ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन ये सबको पता है कि आयुर्वेद जो है वो इसकी एक लिमिटेड एरिया है। उसके बाद अगर चिकित्सा करानी होगी, शल्य चिकित्सा करानी होगी, आंख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना होगा, दांत लगवाने होंगे, तो आयुर्वेद से ठीक नहीं होंगे, उसके लिए आपको एलोपैथी के पास जाना पड़ेगा। अगर योगा में आप इसको ठीक कर लेते हैं तो स्वामी जी, ये काहे हमारे देश के अंदर इतने लोग कैंसर से मर रहे हैं? उनकी भी दवा बना दीजिए, उनको भी कैंसर होना बंद हो जाए, हार्ट अटैक होने बंद हो जाए। और एक वो थे, कौन से दीक्षित जी थे, राजीव दीक्षित, बड़े प्रसिद्ध हो गए थे और बड़ा अच्छा बोलते थे और लाखों करोड़ों उनके भक्त थे। वो बताते थे अपने दिल को कैसे मजबूत करें और हार्ट प्रॉब्लम ना हो उससे कैसे बचें, और यंग एज में उनको हार्ट अटैक हो गया, बेचारों की मृत्यु हो गई। तो देखिए, जनता को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है, और सरकार एक पूंजीपति से आप उनको कोई रुचि सोया दे देते हैं, किसी को सारे पावर प्रोजेक्ट दे देते हैं। तो इस प्रकार से जो दो तीन चुनिंदा आपके, और आज के तारीख में सबसे दो खासम खास जो उद्योगपति हैं, एक तो गुजरात के हैं, अब इसमें भी अगर रामदेव जी का कोई गुजरात से अगर कनेक्शन निकल आया है या कोई और कारण है तो वो गुप्त होगा, मुझे नहीं पता भैया। यही मैं समझना चाह रहा हूँ सर कि अभी आपने कहा अडानी को लेकर के अमेरिका बिल्कुल सेट है, अमेरिका को पता है कि हमें क्या करना है। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से पूरा पर्यटन ही सौंप दिया गया लाला रामदेव को, कहीं ऐसा तो नहीं कि अडानी की गर्दन फंसी दिख रही है, इसलिए अब रामदेव को तैयार किया जा रहा है कि हाँ भाई चलो, अगर अडानी कहीं फीता लगा के नाप दिए गए तो तुम आगे आओ, पैसा तो हमें चाहिए ही चाहिए। देखिए, रामदेव जी के साथ असल में उन्होंने जिस प्रकार का अपना 10-15 साल से प्रचार प्रसार किया है,
वो एक प्रकार से हिंदुत्व के प्रतीक बन गए, क्योंकि ड्रेस उसी प्रकार की पहनते हैं, वो योगा की बात करते हैं अपने, और जबकि वास्तविकता में योगा और ये सब स्वदेशी की बात केवल वहीं तक सीमित रहती है जिससे उन्हें अपना पैसे का फायदा हो। बाकी चीजों में उनकी गाड़ी देखिए, किस गाड़ी में चलते हैं, किस हेलीकॉप्टर में चलते हैं, सारी विदेशी चीजों में चलते हैं। तो ये सब कहने की बातें अलग है। माननीय मोदी जी भी हमारे विदेशी हवाई जहाज से चलते हैं। अगर हमारे देश में स्वदेशी की बात करें तो अभी तक आपको 11 साल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का रिप्लेसमेंट ढूंढ लेना चाहिए था, गूगल का रिप्लेसमेंट ढूंढ लेना चाहिए था। खुद तो चश्मा विदेशी पहनते हैं। तो देखिए रामदेव, क्योंकि एक प्रकार से एक हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए उनको टूल की तरह, क्योंकि उनकी ड्रेस ऐसे ही है, वो बातें वैसे ही करते हैं, अपने उसकी बात करते हैं, तो लोग जो स्वदेशी और एक प्रकार से मानसिक रूप से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, वो उनसे प्रभावित हो जाते हैं। अच्छा, अडानी जी में तो वो एडवांटेज है नहीं, वो तो सूट पहनते हैं और वो विदेश भी जाते हैं, अपना उनके और भी शौक होंगे। लेकिन क्योंकि इन्हें इस समय चाहिए कोई ऐसा व्यक्ति जो हिंदुत्व का एक रिप्रेजेंटेशन हो, वो रामदेव से बेहतर कोई हो नहीं सकता। वो रविशंकर भी कोशिश करते रहते हैं, वो आसाराम भी किया करते थे, राम रहीम भी किया करते थे। तो चलिए, आसाराम तो, राम रहीम तो जेल चले गए। अब बाकी जो साधु महात्मा हैं, एक वो क्या नाम था उनका, वो छतरपुर के, वो मध्य प्रदेश के जो अपने साधु संत हैं, उनसे पूछा गया कि भैया आपको इतना ज्यादा पर्चियां निकालते रहते हैं आप, ये पंजाब की और उत्तराखंड की और हिमाचल प्रदेश की और कश्मीर की पर्चियां निकाल लेते। तो वो पता नहीं अपना दिव्य ज्ञान देने लगे कि भगवान कृष्ण को पता था कि महाभारत होगी, लेकिन वो नहीं रुकवा पाए, और वैसे ही मेरे को भी पता था लेकिन मैं नहीं रुकवा पाया। अरे यार कमाल है, मत रुकवाओ, कम से कम लोगों को ये तो बता दो कि वहां से इवैक्यूएट करा लिया जाए, उस एरिया से हट जाएं। अगर धरालू और धराली और धरासू बिल्कुल नष्ट हो जाने वाले थे, अगर आप इंडिकेशन दे देते, चलिए उसे रोक नहीं सकते थे घटना को, लेकिन वहां से लोग तो हट जाते, वहां जान माल का खतरा तो ना होता। पंजाब से हजारों लाखों भैंसे और गाय बह गए, वो ना बहते, कम से कम उतनी रक्षा तो आपका राष्ट्र धर्म था कि आपको करना चाहिए था। तो ऐसे ऐसे देखिए, मैं सनातनी जरूर हूं, लेकिन ये ढोंग और पाखंड का मैं विरोधी हूं, और ये ढोंग और पाखंड हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। जहां पे चीन जो है वो 1000 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन चलाने का वो कर रहा है, जो कृत्रिम चांद बना रहा है, जो ऐसे आयुध बना रहा है जिससे वो अमेरिका तक वार कर सके, वहां पे हम लोग जो है अपना यही पोंगा पंडित पंथी किए चले जा रहे हैं 21वीं शताब्दी में बढ़ने के बजाय। तो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरा सनातन धर्म वहीं तक सीमित है कि जहां पे कहा जाता है कि सब लोगों का ध्यान रखो, सब पशु पक्षियों का ध्यान रखो, किसी की हत्या मत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, मेरा सनातन वहीं तक सीमित है। उसके बाद आई एम ए साइंटिस्ट, माई टोटल थिंकिंग इज साइंटिस्ट, और मैं ये चाहता हूं मेरे देश के अंदर गरीबों को नौकरी मिले, उनका जीवन स्तर उठे, उनके झुग्गियां न तोड़ी जाएं, उनको जीवन अपने जीवने का अधिकार मिले, उनका रोजगार ठीक ठाक चले। ये सनातन है असली, जिसमें हो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये है सनातन। सनातन का मतलब ये नहीं होता कि आप 1-1.5 लाख आदमियों की झुग्गियां तोड़ दें और उनको सड़क पे बिखरने के लिए, और बंगाली भाषियों को आप जो है गुड़गांव से और दिल्ली से मार मार के भगाएं कि उनको बांग्लादेशी कह के। ये सनातन धर्म मेरे हिसाब से नहीं। मतलब जो है अमेरिका ने चूड़ी टाइट की है, तो शायद जगह बदलाव की शुरुआत हुई है और वो फिट भी बैठ रहे हैं इस समय स्वदेशी के अभियान में। लेकिन बड़ी दिक्कत ये है कि स्वदेशी के इस अभियान में सी जिनपिंग के साथ जो गलबैयां की जा रही है, जो अब संबंध मजबूत करने की कवायदें की जा रही हैं, वो उसको कैसे सेट किया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज फिलहाल भाजपा के सामने है। क्योंकि जो भक्त और समर्थक है उनके लिए तो बड़ी दिक्कत ये हो गई कि अभी तक कह रहे थे चीनी सामानों का बहिष्कार करो, अब मोदी जी खुद ही चीन में जाकर के घूम रहे हैं, वो जाकर के उनके साथ उठ बैठ रहे हैं, उनसे संबंध मजबूत कर रहे हैं। उनके सामने कंफ्यूजन ये कि दिवाली सिर पे खड़ी है, हम उसका चीनी सामानों का बहिष्कार करें कि नहीं करें, लोगों से क्या कहें कि भैया चीनी सामान मत खरीदो। अब अगर कहेंगे तो भाजपा वाले जो मोदी जी मारेंगे, मोदी जी डांटेंगे, और नहीं कहेंगे तो लोग कहेंगे अबे तुम पिछले साल तो तुम कह रहे थे कि चीनी सामानों का बहिष्कार करो, और तुम खुद ही चीनी झाड़ लटका रहे हो, तुम खुद ही चीनी दिए जला रहे हो, अब समर्थन कर रहे हो। तो चरित्र दिखने लगेगा कि न इधर के न उधर के, वो बिन पेंदी के लोटा वाला चरित्र दिखाई दे जाएगा। खैर सर, एक और चीज हो रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग भी इसको कहा जा सकता है और बहुत खराब तरीके से भी इसको देखा जा सकता है। भारत पाकिस्तान का मैच होना है, उस मैच को लेकर विरोध चल रहा है इस समय पर।
कितना बड़ा मुद्दा है ये? क्या वास्तव में ये मुद्दा है देश के लिए? अहमियत है इसकी कुछ? भाई देखिए, असली मुद्दा यह है कि मोदी जी ने एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट दिया था कि आतंकवाद और पानी साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दूसरी बात है कि आज अगर आपने जो हमारे यहाँ देश से पानी बह के पाकिस्तान जाता, उसको अगर रोक दिया होता, कल्पना कीजिए अगर रोक दिया होता और पानी के तरसाने के चक्कर में पूरा उत्तर भारत डूब गया होता, लखनऊ भी डूब गया होता, मेरा दिल्ली और एनसीआर भी डूब गया होता, क्योंकि ये तो पानी बहा है इसलिए दबाव कम हुआ है, वरना तो पूरा नॉर्थ इंडिया डूब गया होता। तो देखिए, ये असली बात जो मोदी जी ने कही थी कि आतंकवाद और पानी साथ नहीं चल सकता, तो आतंकवाद और क्रिकेट कैसे साथ चल सकता है? भाई क्रिकेट अगर नहीं खेलेंगे तो इसका कोई नुकसान तो होना नहीं है देश को, और इसका कोई खराब मैसेज भी नहीं जाता। भाई देश की भावना है, देश की भावना है कि पुलवामा पहलगाम किया पाकिस्तान ने, आपने जैसा बताया, मोदी जी ने बताया, सरकार ने बताया, जबकि कैसे वो आतंकवादी घुसे, कैसे आरडीएक्स आया, कैसे वो निर्बाध रूप से मार के चले गए, ये आज तक प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। आज तक कोई जांच नहीं हुई, हमें नहीं पता चला कैसे हुआ, 40 जवानों की कैसे शहादत हुई, 26 पर्यटकों की कैसे शहादत हुई, हमें नहीं पता चला। लेकिन इसके बावजूद आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं भाई? इसका मतलब यह है कि हाथी के दांत जो है खाने के और है, दिखाने के और हैं। अच्छा, जो पहले आपने बात कही चीन वाली, ये तो मोहल्ले वाली राजनीति हो रही है राम प्रकाश जी। भाई इधर आप अमेरिका से डांट खा गए तो आप चीन के पास चले गए। अब अमेरिका ने एक चुग्गा डाल दिया कि इंडिया इज अवर ओल्ड फ्रेंड एंड वी हैव वेरी ओल्ड रिलेशनशिप, तो आप कहने लगे हाँ हमारी, और फिर आपने 2 ऐसे सलाहकार नियुक्त कर लिए, उन्हें लाखों करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि मेरे डोनाल्ड ट्रंप से संबंध सुधारो। तो ब्लैकमेलिंग इधर भी हो रही है, ब्लैकमेलिंग उधर भी हो रही है, चीन भी बाह मरोड़ रहा है और उधर अमेरिका बाह मरोड़ रहा है। तो परेशानी देखिए, ये है मोहल्ले की राजनीति। ऐसी स्थिति 75 साल में देश के अंदर आज तक कभी नहीं आई जो आज के तारीख में आपके सामने आके खड़ी हो गई है। तो इसलिए निर्णय आप नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और किस दिशा में आपको जाना है। सर ये जिस तरीके की बात है, हालांकि इसमें देश को भले ही फर्क पड़ता हो नहीं पड़ता हो मैच होने ना होने मैच ना होने से, लेकिन मोदी जी के बहुत प्रिय भतीजे को बहुत फर्क पड़ता है, जय शाह साहब को फर्क पड़ता है। और मुझे नहीं लगता है कि भाई जिस तरीके से अडानी जी का नुकसान मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से जय शाह का नुकसान भी नहीं बर्दाश्त कर पाते होंगे। क्योंकि अगर अडानी जी का नुकसान वो बर्दाश्त कर पाते तो बाघा अटारी बॉर्डर बंद होता और गुजरात का बॉर्डर खुला रहता, ऐसा तो नहीं होता, फिर तो गुजरात बॉर्डर भी बंद हो जाता। खैर सर, एक और बड़ी घटना के तौर पर मुझे लगता है, मैं इसको बड़ी घटना के तौर पर देखता हूं, हिम्मत के तौर पर भी देखता हूं कि मोदी जी मणिपुर गए कल। और जब वो कल मणिपुर पहुंचे, बहुत तस्वीरें तो बहुत दिखाई गई स्वागत की, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तस्वीरें दिखाई गई सूनी सड़कों की, बंद बाजारों की, खाली पड़े चौराहों की, और इसके पहले तमाम बैनर पोस्टर जो भाजपा के लगाए गए उसको फाड़े जाने की, इन सब तस्वीरों को दबाने की कोशिश हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें तैरती रहीं। समझना मैं ये चाहता हूं सर, मोदी जी ने वहां जाके कहा कि मणिपुर के नाम में मणि है जो देश की चमक को आगे बढ़ाएगा। ये मणिपुर की मणि तब कहां खो गई थी जब महिलाओं को निर्वस्त्र करके वहां घुमाया जा रहा था, तब कहां खो गई थी जब मोदी जी दुनिया के तमाम देशों का दौरा कर रहे थे, लेकिन अपने ही देश में एक जल रहे राज्य को शांत करने वो नहीं जा पाए। ये मणि और उसकी चमक तब कहां खो गई थी, क्यों मोदी जी को नहीं दिख रही थी, जब वहां पर 2 समुदाय के लोगों के बीच में जबरदस्त तरीके से लड़ाई लगवाई जा रही थी, हिंसा भड़कवाई जा रही थी, सड़कों पर जिस तरीके के दृश्य पैदा किए जा रहे थे, क्या तब मणिपुर और उसकी मणि, उसकी चमक, ये सब कुछ नहीं दिख रहे थे, या उसी चमक में चकाचौंध हो गई थी मोदी जी की आंखें? देखिए, जो बात आपने संदर्भ लिया पहले उसका जवाब दे देता हूं। देखिए, भगवान करे हमारे देश के अंदर शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे, हमारा देश में वो चीजें ना हो जो दूसरे देशों में हुई। लेकिन नेपाल के अंदर एक कारण जिसकी वजह से वहां हिंसा हुई ये थी कि वहां के ऐसे लोग जो बड़े बड़े राजशाही परिवार या राजनीतिक परिवार के सदस्य नहीं थे, उनको नौकरियां नहीं मिली, वो वंचित रह गए। और उन्होंने ये देखा कि भाई ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी कोठियों में जो रहते हैं, इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं और करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। वो जो वैमनस्य था कि हमें हैव नॉट बनाया, इनको हैव्स क्यों बनाया, वो एक संघर्ष भी एक मुख्य कारण था। वही चीज भारतवर्ष के अंदर हो रही है।
भाई अगर हमारे देश के युवा ये देखना शुरू कर दें, जो कामड़ लेके चलते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, वो देखना शुरू कर दें कि अमित शाह साहब की क्या क्वालिफिकेशन है, उनके बेटे जय शाह साहब की। 32-33 साल के व्यक्ति हैं, टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। वो वहां बैठ के पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के साथ कॉफी पीते हैं, उनको मुसलमानों से कोई परेशानी नहीं। दुबई में कोठी खरीदते हैं। बड़े बड़े जितने भी आप बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, सबके बेटे अमेरिका में और दुबई में और लंदन में सेटल्ड हैं। वहां की सिटीजनशिप उन्होंने ले रखी है। और हमारे देश के गरीब बच्चों को जो है वंचित करते हैं, उन्हें नौकरी नहीं देते, 21 साल में आप उनको रिटायर कर देते हैं। तो ये जो एक ऐसा ये, लेकिन अभी भावना समझिए, क्योंकि हम गांधी के देश हैं और हमारे देश के अंदर क्योंकि परिवार के बुजुर्ग जो हैं अपने बच्चों को समझाते रहते हैं, भाई गांधी का देश है, यहाँ हिंसा उचित नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति सफल हो जाती और गांधी के बजाय गोडसे को लोग मानने लगते, तो आज देश के अंदर शांति न रह पाती। अभी भी 99% लोग ऐसे हैं जो गांधी को मानते हैं, गोडसे को नहीं मानते तो ऐसा ना होता। मणिपुर की बात आपने पूछी, अब ये बताइए, आज मुझे कष्ट हुआ और राम प्रकाश जी ने मुझे फोन नहीं किया, और मेरे बैक ऑफ द माइंड, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में तो है यार, पता तो सबको चला मेरे मित्रों को किस किस ने फोन किया, मेरा हालचाल पूछा। इसने फोन किया, अच्छा, एक दौड़ के आया, ये यार मेरा अच्छा मित्र है। इसने फोन किया, एक ने लिख दिया गेट वेल सून, और एक ने फोन ही नहीं किया। तो मैं श्रेणी बनाऊंगा अपने बैक ऑफ द माइंड के? नहीं बनाऊंगा। अरे जिस समय वहां खून बह रहा था, औरतों के साथ अत्याचार हो रहा था, और राहुल गांधी वहां जा रहे थे, और उस समय आप हिम्मत नहीं जुटा पाए। 2 साल आपको लगा कि अब जो है, मुझे लगता है शांति हो गई है, तो अब शांति में जाके मैं वहां, इसलिए उन्होंने कहा कि डांस वांस हो, और डांस को सोशल मीडिया उठा के उसको घुमाए कि मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ और ये लोग बेकार की बातें कर रहे थे, और मोदी जी का देखिए, वहां के लोगों ने कह दिया आंखों में आंसू हो तो हम नाच नहीं सकते, पोस्टर फाड़ डाले। लेकिन चलिए, वो भी गांधीवादी हैं, भारतीय हैं, गांधीवादी लोग हैं, तो और रहना भी चाहिए, अहिंसात्मक रहना भी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी, अभी पंजाब को जरूरत है, 2 साल पहले मणिपुर को जरूरत थी, आज हिमाचल और उत्तराखंड को जरूरत है। 1500 करोड़ रुपए दे रहे हैं आप। अरे इस समय मणिपुर में रेलवे और रोड के बजाय इस समय आवश्यक है 20-25 हजार करोड़ रुपए पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल को दे दें। उस समय उन्हें जरूरत थी, और वहां के नेताओं ने कहा मणिपुर के, इस समय में रोड की जरूरत नहीं है। इस समय हमें जो आपसी सद्भाव खत्म हो गया, उसको एक परिवार का मुखिया आके हमारे साथ बैठे और कहे कि यार देश है महाराज, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, गले मिल लो, हाथ मिला लो, प्यार मोहब्बत से रहो, देश को एकजुट रखो। लेकिन मुझे उसमें भी ऐसा लगता है राम प्रकाश जी, क्योंकि मैती जो है वो हिंदू हैं, कुकी जो है वो क्रिश्चियन है। मैती जो है मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, कुकी जो है वो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। कुकी जो है, उनके यहाँ आरोप लगाया गया कि म्यांमार से ड्रग की स्मगलिंग होती है, पता नहीं क्या क्या होता है, तो वहां भी हिंदू क्रिश्चियन एंगल ढूंढा गया था। भाई देखिए, इन लोगों को तो हिंदू कंसोलिडेशन, लेकिन हुआ क्या, पार्लियामेंट इलेक्शन में दोनों सीटें कांग्रेस जीत गई। भाई जहां विधानसभा के अंदर कांग्रेस का कोई प्रदर्शन अच्छा नहीं था, वो पार्लियामेंट में दोनों सीटें जीत गई। इसका मतलब यह है, कुकी भी समझ गए उनके साथ धोखा हो रहा है, मैती भी समझ गए उनके साथ धोखा हो रहा है, दोनों लोगों ने कांग्रेस को जिता दिया। तो देश को मोहब्बत की जरूरत है, नफरत की जरूरत नहीं है। और आप वहां जाके मुझे दे न दे, आप पैसे की भी जरूरत नहीं है, भूखे रह लेंगे, बिना मकान के रह लेंगे, लेकिन कम से कम हमारे आंसू तो पोंछिए, हमारे कंधे पे तो अपना सिर रखिए, हमसे कहिए तो, लेकिन जब दुख हो तब कहिए। 3 साल बाद कहेंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। खैर, जो परिस्थिति वहां है, वो अभी मोदी जी क्या करने गए, वो एक बड़ा सवाल है। उसको समझने की कोशिश मुझे लगता है मणिपुर के लोग भी कर रहे होंगे। अब बाकी कौन समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है, पता नहीं। एक और चीज है सर, चूंकि इस समय बिहार की बात जरूरी हो जाती है। बिहार में विधानसभा के चुनाव है, तमाम तरीके की विसात बिछाई जा रही है। मोदी जी जो है वो 15 तारीख को फिर जा रहे हैं, जबकि 17 को ऑलरेडी उनको गया जाने का प्रोग्राम उनका लगा हुआ था। 15 को पूर्णिया में जा रहे हैं, वहां भी कुछ ट्रेन व्रेन का उद्घाटन करेंगे। अडानी जी का पावर प्लांट जो नया बना है, उसका भी कुछ बना है या बनने जा रहा है, कुछ हो रहा है, तो शिलान्यास या उद्घाटन, शिलान्यास में शायद जा रहे हैं। वहां भी एक थर्मल प्लांट उनको मिल गया है, काम नीतीश कुमार सरकार ने दे दिया है, तो वो भी करने जाए, वो उसका भी काम जरूरी है, वो सारे जरूरी काम है। इन सबके बीच में बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से एक यात्रा निकालने जा रहे हैं, बिहार अभिमान बिहार कुछ करके यात्रा निकाल रहे हैं, और वो 16 से शुरू होकर 20 सितंबर तक चलनी है।
यात्रा अभी खत्म हुई है, तुरंत यात्रा की जरूरत बिहार में क्यों पड़ गई? क्या विपक्ष को ये समझ में आ गया है कि जनता के बीच बने रहना ही एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा हथियार है जो वोट चोरी से लेकर के और मशीनरी के दुरुपयोग तक सब कुछ को निष्प्रभावी कर सकती है? देखिए, राजनीति में किसी भी देश की राजनीति हो, जनता से संपर्क तो आवश्यक है। देखिए, पिछले साल जब तक राहुल गांधी से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, राजीव गांधी जी को भी एक बार मैं मिला, और राजीव गांधी को जो मैंने पास से देखा तो मैंने कहा यार ये तो किसी को रोक ही नहीं रहे हैं, ये तो ऐसे निश्चल भाव से सबसे मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ही इज ए ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। और पहले भी मैं कह चुका हूं, देखिए आदमी राम प्रकाश जी वो बड़ा होता है जिसके पास बैठने से आपको महसूस ना हो ये कि बड़ा आदमी है, और जिसके पास बैठने से लगे कि आदमी बहुत बड़ा है, इसका माने वो आदमी बड़ा छोटा है। राजीव गांधी के साथ मुझे लगा। इंदिरा जी एक बार हमारी कॉलोनी में आई थी, आपके लखनऊ के पार्क रोड में मैं रहता था, विधायक निवास नंबर 6 में। तो वहां पे मोदी जी की बुआ जी की डेथ हो गई थी, तो वो अपनी बुआ जी के उसके लिए आई थी। जब लौट रही थी तो 2 मिनट के लिए हमारी, मैंने देखा ये तो कहते हैं बड़ी आयरन लेडी है, आयरन लेडी है, वो तो बड़ा निश्चल स्वभाव था। जब राहुल गांधी के साथ बैठे तो महसूस हुआ यार ये तो आदमी बड़ा तमीजदारा है, और ये बड़ा एक जो होती है भारतीय सभ्यता और संस्कृति उसका ध्यान रखता है। अब मैं न मिला होता तो मैं राहुल गांधी के बारे में जो सोशल मीडिया में चलता है उसी पे विश्वास करता। जितने लोग वहां पे थे, आनंद वर्धन सिंह जी भी थे वहां पे। भाई जब हम मिले तभी ना हमको महसूस हुआ कि राहुल गांधी, हमें मोदी जी के पास जाएंगे और मान लीजिए मोदी जी यूं तन के यूं निकल जाएं और हम यूं करके खड़े हो जाएं, हम कहेंगे यार ये आदमी तो यार क्या मतलब हुआ भाई। अरे हम इनके परिवार के सदस्य हैं, इनसे मिलने आए हैं, ही इज द होस्ट, वी आर द गेस्ट, ही शुड ट्रीट अस वेल। तो मैं तो अच्छी इंप्रेशन लेके अगर राहुल गांधी की ना आता या मोदी जी की नहीं लाऊंगा, अगर वो अपने को समझेंगे बड़ी बड़ी तोप है, अबे तोप है तो मैं तो थोड़ी तुम्हारे यहाँ आया हूँ, मैं तो तुम देश के प्रधानमंत्री और एलओपी है इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तो तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन, एक एक चीज अध्यापक के रूप में मैं अध्ययन करता हूँ और उसी से निष्कर्ष निकालता हूँ। भाई राम प्रकाश जी मेरी इज्जत करते हैं तो मैं राम प्रकाश जी की इज्जत करता हूँ, आप नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगा। बिल्कुल। ये खैर उस अब यात्रा से बिहार में कितना बड़ा बदलाव लाने की कोशिश हो रही है ये दिख रहा है। सर बिहार की अगर हम बात करें थोड़ा सा, बिहार में जिस तरीके से अभी चीजें दिख रही हैं, अब मुद्दा माँ से अलग हट करके और एक बार फिर से विपक्ष पूरी चुनाव को मुद्दे पर लाने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में इस यात्रा को भी देखा जा रहा है जिसमें बिहार के मुद्दों की पर बात होगी, उसी पर संवाद होना है तेजस्वी यादव का। क्या बिहार के इलेक्शन, चूंकि अमूमन मुद्दों पर इलेक्शन होते नहीं है, बिहार का इलेक्शन मुद्दों पर होगा या फिर वो वही हवा हवाई बातें, मंगलसूत्र, गोबर, गाय, यही सब देखा जाएगा? नहीं नहीं, देखिए वो सब कहने की बातें थी कि मंगलसूत्र और गाय भैंस पे होता है या मोदी जी का अपमान हो गया उस पे होता है। देखिए इलेक्शन अभी तक तो हुए हैं वो चुनाव आयोग की वोट चोरी से हुए हैं। ये तो बहानेबाज के लिए जस्टिफिकेशन दे दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनाव जीती, क्योंकि उसमें लाडली बहन योजना आ गया, क्योंकि हरियाणा के अंदर दलित और जाटों के बीच में युद्ध हो गया, क्योंकि ये हो गया, क्योंकि मोदी जी ने प्रभावित कर लिया। ये सब कुछ नहीं होता है। असली जो वोट जीतने का तरीका होता है वो केवल होता है चोरी, वोट चोरी। उसमें 5 बजे के बाद 10% वोट बढ़ा देना, 30,000 वोट घटा देना, 20,000 वोट बढ़ा देना, मरों को जिंदा कर देना, जिंदों को मरा कर देना। अगर वो रुक गया, मुद्दे देखिए जनता के बीच में हैं। आज भी आप देख रहे हैं पटना के अंदर एक्स सर्विसमैन जो है वो जुलूस निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं बच्चे भी अपना एसएससी के एग्जाम के लिए जुलूस निकाल रहे हैं। आपने देखा असम के अंदर लाखों लोग सड़क पे हैं। तो भाई मेरा मुद्दा तो रहेगा ना, आपको यार माँ को ये कह दिया, मेरे पिताजी को ये कह दिया, मेरे भाई को ये कह दिया, मैंने कह दिया चलो यार पकड़ के तुम उसे अंदर कर दो यार। लेकिन मैं मेरी नौकरी की बात करूं ना, मेरे रोजगार की बात करो, मेरे उद्योग धंधे की बात करो। चिकित्सा है नहीं, शिक्षा व्यवस्था है नहीं, नौकरियां मिल नहीं रही, बच्चों को 21 साल में रिटायर कर देते हो, अग्निवीर को खुद 75 साल में गद्दी में बने बैठे हुए हो। तो ये मेरे मुद्दे हैं, ये हटते कभी नहीं है। ये चुनाव आयोग अगर चोरी रोक पाया तो महागठबंधन जीत जाएगा, और नहीं अगर चोरी रोक पाया तो बीजेपी की सरकार बनेगी। अब ये डिपेंड करता है राहुल और तेजस्वी पे। यात्रा भी करो लेकिन इस चीज का ध्यान रखो कि चोरी को रोकेगी कैसे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत अहम है और चुनावी लिहाज से, चूंकि बिहार में चुनाव होना है, एक इम्पोर्टेंट राज्य है और बिहार की तरफ देश देख रहा है, क्योंकि
बिहार को देश में सर्वाधिक जागरूक माना जाता है सियासी रूप से, और वहां पर अगर जिस तरीके से वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश का आरोप लग रहा है, अगर उसमें कामयाबी मिलती है और उस कामयाबी के बाद वहां पर जीत मिलती है भाजपा को, एनडीए गठबंधन को, तो शायद आगे की दिशा और दशा राजनीति की जो है वो ठीक से प्रभावित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।